हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुरुष जनन तंत्र का आरेखीय, ठीक है, ये काट है, यानी कि आरेखीय इसका आंतरिक संरचना हम कह सकते हैं, ये पढ़ने वाले हैं। इसको हम लोग स्पेशल तरीके से समझेंगे। ये पूरा का पूरा जो डायग्राम दिख रहा है ये पुरुष जनन तंत्र है, यानी कि ये नर जननांग है, ठीक है। आइए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो पुरुष का जो नर जननांग है उसकी स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो भाई पुरुष जननांग में संख्या में 2, जोड़ी में 1 अंडकोश पाए जाते हैं, जो कि नीचे के तरफ लटके होते हैं, एक प्रकार की थैली में लटके होते हैं, जिसे हम लोग अधिभ्रीषण कहते हैं। जो अधिभ्रीषण होता है, ठीक है, एक प्रकार की वो थैली होती है चमड़ी की, ठीक है, जिसमें ये भ्रीषण लटका होता है, ठीक है। तो अधिभ्रीषण का कार्य है कि शरीर का जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर से, ठीक है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कम रखना। किस में? भ्रीषण में। किसका? ये अधिभ्रीषण, इसका हम नाम लेते हैं, ठीक है, अधिभ्रीषण। ये जो अधिभ्रीषण है ये चमड़ी की एक थैली होती है, ठीक है, जिसमें क्या लटका होता है? ये एक जोड़ी भ्रीषण लटका होता है। इसका कार्य होता है कि शरीर का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर इस भ्रीषण के अंदर कम रखना, यानी कि शुक्राणुओं को एक खास टेम्परेचर चाहिए। 2 से 2.5 डिग्री का टेम्परेचर कम यहाँ पे होगा तो मान के लो शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री है तो यहाँ का टेम्परेचर 34.5 या 35 डिग्री होगा, यानी कि शुक्राणुओं को एक खास टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो ये टेम्परेचर जो है ये मेंटेन करता है। आया समझ में ना? अब ये जो भ्रीषण है ये इसकी बाह्य संरचना है और ये इसको काट के इसका आंतरिक संरचना यहाँ पर खोला गया है भ्रीषण का, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो भ्रीषण है, प्रत्येक भ्रीषण के अंदर, ये एक भ्रीषण है, ये दूसरा भ्रीषण है, ठीक है। तो एक भ्रीषण के अंदर लगभग ये भ्रीषण पालिकाएँ, ठीक है, 250 के आसपास में होती हैं। कितनी होती हैं? 250 के आसपास में भ्रीषण पालिकाएँ हैं। ऐसे खंड है, हम कह सकते हैं ये खंड है। क्या है प्यारे बच्चों? इसमें खंड है, ठीक है, ये खंड है। इसमें होगा 250, तो इसके अंदर भी 250 होगा। दोनों मिलाकर कितना हो गया? 500 की संख्या में ये खंड पाए जाते हैं, जिसे हम भ्रीषण पालिकाएँ बोलते हैं। एक भ्रीषण पालिका के अंदर, ठीक है, हम कह सकते हैं कि नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? नलिकाएं पाई जाती हैं। इससे बच्चों हम लोग शुक्रजनक नलिका कहते हैं। इसके अंदर जो नलिकाएं हैं इसे हम लोग शुक्रजनक नलिका कहते हैं, भ्रीषण नलिका नहीं कहते, ठीक है। शुक्रजनक नलिका कहते हैं। ये शुक्रजनक नलिका के अंदर ढेर सारे, हम कह सकते हैं कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और एक भ्रीषण जो पाली है, इस पाली के अंदर, ठीक है, 3 या संख्या में 2 या 3 की संख्या में, ठीक है, शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। और इसी शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये जो शुक्राणु का ये जो निर्माण है इन सब नलिकाओं के अंदर होगा। और ये प्रत्येक जो नलिका है पालिका की नलिका से जुड़ी होंगी, और प्रत्येक जो पाली है सब जाकर यहाँ पर एक जाल, सबसे एक नली निकली हुई है, सब एक जाली बनाती हैं और इसे हम लोग भ्रीषण जालिका कहते हैं। भ्रीषण जालिका खुलता है, ठीक है, यहाँ पर शुक्रवाहिका में। देख रहे ना, ये शुक्रवाहिका है। अब ये शुक्रवाहिका है, अब ये नली यहाँ दिख रही है। अब ये शुक्रवाहिका, प्रत्येक शुक्रवाहिका किस में खुलता है? अधिभ्रीषण में खुलता है, ठीक है, ये अधिभ्रीषण में। ये जो अधिभ्रीषण है ये जाके खुलता है आपका शुक्रवाहक में। और शुक्रवाहक जो है ये मूत्राशय के ऊपर से एक लूप बनाते हुए जाकर खुल जाता है, ये शुक्राशय में, ठीक है। अब ये जो शुक्राशय है खुलता है आपका प्रोस्टेट, ये ग्रंथि है, इसी के रास्ते होते हुए ये है मूत्रमार्ग, इसी मूत्रमार्ग के रास्ते हुए ये मूत्रमार्ग के बाहर की तरफ खुल जाता है। अब समझ लेते हैं कि ये शुक्रजनक जो नलिकाएं हैं इसके अंदर शुक्राणु बने, ये ट्रेवल करेंगे तो किस में जाएंगे? ये जाएंगे भ्रीषण जालिका में, भ्रीषण जालिका से शुक्रवाहिका में, शुक्रवाहिका से
ठीक है, अधिवृषण में, अधिवृषण से ये शुक्रवाहक में, और शुक्रवाहक से होते हुए ये शुक्राशय में जाएंगे और यहाँ पर इकट्ठा होंगे। ठीक है, मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जो स्पर्म बाहर आता है एक ही बार में, ठीक है, एक प्रेशर के साथ संख्या में, या आप कह सकते हैं कि ml के रूप में, ml यानी कि मापन होता है ml। ठीक है, एक ही बार में हम कह सकते हैं कि ढेर सारा जो शुक्राणु बाहर आ जाता है, यानी कि शुक्राणु को यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है शुक्राशय में। जो शुक्राशय है यहाँ पर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, ये सिक्रीट करता है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है ये भी कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करता है। ठीक है, ये जो एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स फ्रक्टोज और कैल्शियम, ये सारी चीज़ें, ठीक है, शुक्राशय से और प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीट होती हैं, जिसके चलते जो स्पर्म है वह थोड़ा हम कह सकते हैं उनको लिब्रिकेशन, या हम कह सकते हैं कि उनमें एक नमी सी आ जाती है। ठीक, और इसी नमी के साथ, ठीक है, ये जो स्पर्म है ये आपका मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग के रास्ते से ये बाहर आता है। ठीक है, इसमें आपकी कई सारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनते हैं। ठीक है, और एंड्रोजन हार्मोन बनता है, जिसकी वजह से ये जो शुक्राणु है बन के शरीर से बाहर आ जाते हैं। कुछ हार्मोन भी यहाँ पर, ये टेस्टोस्टेरोन इसमें हार्मोन निकलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर टेस्टिस के अंदर, इसको इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं, इसी में क्या बनेगा, शुक्राणु बनेगा। ठीक, अब ये है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये, ठीक, पुरुष जननांग के अंदर मूत्र को बाहर निकालने या रोकने में मदद करता है, एक वाल की तरह होता है। ठीक, ये है मूत्राशय और ये है मूत्रवाहिनी। ये मूत्रवाहिनी है, मूत्रवाहिनी के माध्यम से जो ये गुर्दे से जुड़ा होगा आपके, ठीक है, दो गुर्दा होता है ना, ये एक, ये दूसरा, दोनों हैं, एक एक गुर्दे से दोनों जुड़े होते हैं, और जो गुर्दे से जो बनेगा मूत्र वो आके इकट्ठा होगा मूत्राशय में। ठीक है, और मूत्राशय का भी जो ये मार्ग है ये आकर प्रोस्टेट द्वारा होते हुए ये मूत्र मार्ग बाहर की तरफ खुलता है। तो ये वाल की तरह है, जब इस पे जोर लगाते हैं तो ये वाल खुल जाता है। ठीक, और नहीं तो ये वाल बंद रहता है, इसकी वजह से जो मूत्र है हम कह सकते हैं कि वो बाहर नहीं आता। और जैसे ही इस वाल पे हम जोर डालेंगे तो ये वाल क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, अंदर की तरफ ये सिकुड़ जाएगा और जो मूत्र है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह ये पुरुष जनन तंत्र जो है कार्य करता है। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ये है फोर स्किन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं शीशन, और ये शीशन का मुंड है। ठीक, और ये है अग्रछद यानी कि फोर स्किन। जो अग्रछद है इस पर एक चमड़ी सी लगी होती है, ये चमड़ी हट जाती है फिर आ जाती है। ठीक, और इसमें इरेक्शन का कारण जानते क्या होता है, जब मेंटलिटी जब आएगी ब्रेन के अंदर, ये भाई नेचुरली चीज़ें हैं, जब ब्रेन के अंदर मेंटलिटी अगर आती है तो आपके बॉडी के अंदर हार्मोन बनने शुरू हो जाते हैं और स्पर्म का फॉर्मेशन भी शुरू हो जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर, ठीक है, इस लिंग के अंदर ब्लड का फ्लो तेज़ी से होने लगता है, जिसकी वजह से ये इरेक्ट हो जाता है। ठीक, ये इरेक्ट हो जाता है। तो आगे समझ में ना, इस तरह ये आपका नर जनन तंत्र जो है एक कार्य करता है। और किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है, पूछना हो गया? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये था पुरुष जनन तंत्र। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग मादा जनन तंत्र का संरचना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।